नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बीजेपी के दिग्गजों ने लोकसभा के रण में दहाड़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कई मायनों में सुस्त नजर आ रही है। बात करें प्रत्याशियों के नामों की तो 3 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां नामों का ऐलान ही नहीं हुआ। दूसरी ओर अभी तक कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को मध्य प्रदेश नहीं भेजा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस इस रफ्तार से 24 की रेस जीत पाएगी? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तो ऐसे राम भक्त ऐसे लोगों को कदम भी नहीं करने देंगे। आप चुनाव लड़ना तो छोड़ दो। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान देरी से किया और इसी देरी का खामियाजा पार्टी को नतीजे में देखने को मिला। अब वही गलती कांग्रेस एक बार फिर दोहरा रही है, जब 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करने में देरी की जा रही है। आखिर कब 3 सीटों के फेर से कांग्रेस बाहर निकलेगी, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तो ऐसे राम भक्त ऐसे लोगों को कदम भी नहीं करने देंगे। आप चुनाव लड़ना तो छोड़ दो। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों की गर्जना शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब भी कई सीटों पर कंफ्यूज नजर आ रही है। यही वजह है अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं की गई है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना और खंडवा शामिल हैं। इन सीटों पर आखिर क्यों कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है? जवाब में कांग्रेस का कहना है जल्द लिस्ट जारी होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की लेट लतीफी पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। जितनी ऊर्जा, जितने लोगों के अंदर भरोसा और जितना लोगों के अंदर उत्साह है, और बेहतर तरीके से समन्वय बना के पूरी तरीके से 3 सीटें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, बहुत सोच समझ के आला कमान इसके ऊपर नजर रखे हुए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जल्द से जल्द ये सीटों का ऐलान होगा। देखिए, नेतृत्व की अक्षमता के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आज जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं जो चुनावी राजनीति में उतरना चाह रहे हो। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ने जिस प्रकार से जनता से दूरी बनाई है, राष्ट्र और राम के विरोध में राजनीति की है, उस स्थिति में आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता का सामना कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी अपनी धुआंधार प्रचार में कांग्रेस पर हमलावर है। दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे। कांग्रेस ने कहा चल ठीक है, ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। तो राम भक्तों का बुंदेलखंड है ये, जो महाराजा छत्रसाल जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन लगा करके कभी हारे नहीं, अंग्रेजों को इस धरती पर पैर नहीं रखने दिया। तो ये राम विद्रोही जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तो ऐसे राम भक्त ऐसे लोगों को कदम भी नहीं करने देंगे। आप चुनाव लड़ना तो छोड़ दो। देखा जाए तो एमपी में कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जहां नेता बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, आखिर इस धीमी रफ्तार के साथ कांग्रेस लोकसभा का रास्ता कैसे तय करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आपको उन सीटों के नतीजे बता देते हैं जहां कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ही नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट की। यहां बीजेपी का दबदबा है। लगातार 3 बार के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ही इस सीट से जीत हासिल करती हुई नजर आई है। वहीं मुरैना सीट की बात करें तो यहां भी लगातार बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। फिर बात 2009 लोकसभा चुनाव हो या फिर 2014 या उसके बाद 2019 की बात करें तो लगातार
बार बीजेपी की जीत यहां से होती नजर आई है। खंडवा की बात करते हैं तो यहां 2009 में कांग्रेस तो वहीं 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की और फिर 2019 में भी बीजेपी ने जीत हासिल करी थी। अब इन सीटों को लेकर के क्या इस वक्त कांग्रेस में खलबली मची है, किस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, करतार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से और प्रमोद सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से। करतार, सवाल सबसे पहले आपसे रहने वाला है, क्योंकि अगर ग्वालियर की बात करते हैं तो यहां पर अभी भी पेच जो है वो कांग्रेस का फंसा हुआ है। क्या वो वजह मानी जा सकती है जिस वजह से कांग्रेस इतनी देरी कर रही है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की? देखिए कीर्ति, जिस तरीके से ग्वालियर और मुरैना की बात की जाए, दोनों ही सीटें बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। लंबे समय से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज नहीं की, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अब से एक महीने पहले यानी 70 दिन का उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। 35 दिन रह गए हैं, कांग्रेस ने अभी तक इन सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित नहीं किए। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार बोल रही है कि हम शीघ्र ही अपनी सीट के प्रत्याशी वो घोषित करेंगे, लेकिन यहाँ ऊहापोह की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। हालांकि जो सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस अपने अंतर कलह से जूझ रही है। कहीं ना कहीं दिग्विजय गुट अलग है, पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी उनका गुट अलग है, कमलनाथ गुट अलग है। इन सब चीजों में भी कहीं ना कहीं दिमाग वो लग रहा है और उनके जो अपने समर्थक है उनको टिकट दिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन इन सबका फायदा जो बीजेपी है वो उठाती हुई दिख रही है। कांग्रेस को उसका निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित होंगे उनको चुनावी प्रचार का समय ही नहीं मिलेगा। यहाँ ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में दो नामों पर चर्चा है, वो लगातार चल रही है। प्रवीण पाठक पहले नंबर पर जो पूर्व विधायक है, वर्तमान में चुनाव हारे हैं वो, और दूसरा है रामसेवक बाबूजी। तो दो नाम है, दो नामों पर लगातार चर्चा चल रही है कि दो नामों में से कोई ना कोई घोषित होगा, लेकिन कोई घोषित हो नहीं पा रहा। मुरैना की बात की जाए, मुरैना में कमोबेश यही स्थिति है। नीतू सिकरवार का नाम आता है। नीतू सिकरवार कद्दावर नेता है, बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में हुए हैं। उनका नाम चर्चाओं में है कि नीतू सिकरवार अगर आती है तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। दूसरा नाम है वहां से चौरा के जो विधायक हैं उपाध्याय, उनका नाम आ रहा है कि वो भी वहां से पंकज उपाध्याय प्रत्याशी हो सकते हैं। तीसरा रामनिवास रावत। तो तीन नामों पर चर्चाएं चल रही है, लेकिन घोषित हो नहीं पा रहा। क्योंकि मुरैना से अगर बात की जाए तो मुरैना में बीजेपी ने पहले से ही क्षत्रिय समाज के जो सिमंगल सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं, उनको टिकट घोषित कर दिया है। तो नीतू सिकरवार की दावेदारी है, उसको कहीं ना कहीं जाति समीकरण में कमजोर माना जा रहा है कि दो छत्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं ऐसी है कि नीतू सिकरवार सबसे भारी पड़ेंगे और यहाँ से। लेकिन करतार, अगर आपके पास इतने चेहरे हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस को आखिरकार डर किस वजह से है? क्या इस बात का डर है कि इससे पहले जितने भी चुनाव मुरैना में हुए हैं 2004, 2009, 2014, 2019 की बात करते हैं, तो कांग्रेस में को उसमें हार का सामना करना पड़ा था? क्या इस बात का डर है क्योंकि जितना लेट कांग्रेस करेगी उतना ही उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल कीर्ति, कांग्रेस को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि समय मिल नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए, सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो इसमें कांग्रेस चाह रही है कि इन सीटों पर कैसे भी कैसे करके बीजेपी को शिकस्त दी जाए और कांग्रेस यहाँ पर अपनी जीत है वो दर्ज करा पाए। क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से आते हैं, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुरैना से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ चंबल और ग्वालियर है ही। तो वो ये चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में चंबल और ग्वालियर की जो सीट है उसको जीता जाए और कहीं से भी बीजेपी को शिकस्त दी जाए। लेकिन अब चूंकि लेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में है, चुनावी प्रचार कर रही है। उनके जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी मैदान में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी नामों को लेकर के असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रमोद का रुख करना चाहूंगी खंडवा से। प्रमोद, यहां पर कांग्रेस के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जिस वजह से कांग्रेस को इतना वक्त लग रहा है? क्योंकि 2 बार के चुनाव में भले ही बीजेपी जीती हो, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का पल्ला मजबूत था यहां पर। जी देखिए, खंडवा में कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पास एकमात्र कैंडिडेट थे अरुण यादव, जिन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। अब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो 2 बार हार चुके हैं। सिर्फ 2009 का चुनाव वो जीते थे। और जिस तरह से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस गुटों में बटी है, यहाँ कार्यकर्ताओं का अभाव है, पदाधिकारियों का अभाव है। यूं कहें कि खंडवा जिले में कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो छोटे मोटे जो गुटों में बटे हुए हैं, वो हर कार्यकर्ता हताश है। अब चूंकि सभी की उम्मीद जो थी वो अरुण यादव से थी, चूंकि अरुण यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जिन्हें सर्वमान्य रूप से जो है स्वीकार किया जाता है। लेकिन चूंकि वह लगातार 2 बार हार चुके हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संगठन में ताकत नहीं बची है, उन्हें भी यह डर लग रहा है कि मैं अगर तीसरी बार हार गया
तो क्या मेरा राजनीतिक भविष्य होगा, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया लड़ने से। बिल्कुल, तो हार का डर है, लेकिन इस डर की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर नजर आ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जेपी धनोपिया जी। जेपी धनोपिया जी, क्या कोई डर है कांग्रेस में इस वजह से अभी तक इतना वक्त लग रहा है? क्योंकि क्या आप इस बात को नहीं मानते होंगे कि जितनी देरी आप करेंगे उतना कम वक्त आपको मिलेगा जनता से कनेक्ट करने का? कीर्ति जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देरी कहीं ना कहीं किसी को नुकसानदायक होती है, लेकिन ऐसी देरी नहीं हुई है जिस तरह का हल्ला मचाया जा रहा है। अभी भी चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने में सेकंड फेज में 10 से 12 दिन बाकी हैं और 19 अप्रैल तक नामांकन फॉर्म जमा होना है। हम लोग इतनी हाय तौबा हल्ला करके जल्दबाजी में निर्णय कैसे ले सकते हैं, जबकि हमारे पास हर क्षेत्र में 2-2, 3-3 बहुत मजबूत उम्मीदवार हमारे पास हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम है और जो जनता के प्रिय लोकप्रिय है जनता के बीच में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हाई कमांड को निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं बेस्ट इज द बेस्ट, सबसे अच्छा व्यक्ति जो हो उसको ही चुनाव प्रचार में लाया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए। उसी कार्रवाई चल रही है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले घोषणा करके, अगर ये कहते हैं घोषणा करने से ही कोई जीत जाता है, तो मुझे तो नहीं लगता घोषणा करने से कुछ चुनाव जीत जाता है। चुनाव जनता जिताती है, मतदान होता है, आम जनता के बीच लोग जाते हैं, उसके बाद उसका निर्णय होता है। आज इस बात के लिए तो नहीं कह सकते साहब कुछ हो गया है। मुझे आशय होता है खंडवा में 25 अप्रैल तक की डेट है, लेकिन आज से महीना भर पहले से वो हल्ला मचा रहे हैं कि अरे साहब कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट की कमी नहीं है, कैंडिडेट आएंगे, समय पर आएंगे। निश्चित रूप से हमारे 2-3 कैंडिडेट में देरी हो रही है। उसका कारण एकमात्र यह है कि वहां पर टिकट चाहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हमें उसमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति चुनाव करने के लिए एक समय लग रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। उसका कहां ऐसी स्थिति है? चुनाव प्रचार का काम चल रहा है, चुनाव कार्य चल रहा है। आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी सभी आज देखिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये हल्ला मचाने वाली बात है साहब, कांग्रेस पिछड़ गई। ठीक है प्रेम व्यास जी, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता कहते हैं कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई चाहता नहीं है कांग्रेस से चुनाव लड़ना, और जेपी धनोपिया जी कह रहे हैं कि देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। देखिए कीर्ति जी, वो तो सत्यता है ना। अरुण यादव जी का अगर स्टेटमेंट सुनेंगे, पूर्व में कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सुनेंगे, उमंग सिंगार जी का सुनेंगे, तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ना चाहता है, कौन नहीं लड़ना चाहता है। परिस्थिति ये है कि पहले प्रबल दावेदारों के नाम पे चर्चा होती थी, उसके बाद वैकल्पिक नामों पे चर्चा होती थी कांग्रेस में। आज प्रबलता के साथ में पहले वैकल्पिक नामों पर चर्चा हो रही है, उसके बाद प्रबल दावेदारों की तरफ आया जा रहा है। तो ये शीर्ष और अर्श की जो राजनीति, ये तो अच्छे से देख रहे हैं। आज ही के दिन की अभी खबर आ रही है, जो इनके स्टार प्रचारक के महाराष्ट्र में संजय निरुपम जी, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो ना तो नेता तय है, ना नीति तय है, ना नेतृत्व तय है, ना निर्णय तय है। 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो कांग्रेस ये प्रचार प्रसार कर रही थी कि हमारे हर सीट पे 17 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में जब चुनाव के परिणाम आए तो क्या हुआ? निश्चित रूप से अभी भी हार की स्वीकारोक्ति कांग्रेस के बड़े नेता तो कर ही चुके हैं, लेकिन सिर्फ अब बलि का बकरा किसको बनाया जाए, इसके लिए चिंता चल रही है। जो लड़ना नहीं चाहता उसको टिकट दिया जा रहा है, जिसको टिकट दे रहा है वो लड़ने से इनकार कर रहा है, कोई फंड का बहाना बना रहा है। इंदौर से ही अगर एक नाम था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था अगर फंड देगी पार्टी तो चुनाव लड़ूंगा। तो ना तो फंड की स्थिति इनकी कांग्रेस की क्लियर है, ना नेता। फंड को लेकर के तो आरोप बीजेपी पर ही लगा देती है कांग्रेस की, आपने उसको रोकने का काम किया था, आप उनको कंगाल करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए उस पर तो पूर्व डिबेट हो चुकी ना। 2017 और 18 में 13A के तहत अगर इनको ब्यौरा देना था, इन्होंने शपथ पत्र दिया था, ब्यौरा नहीं दिया, तो उसके बाद में संवैधानिक संस्थाओं ने हाईकोर्ट तक से इनको ऑब्जर्वेशन जारी हुआ है, उसके बाद सब क्रियाकलाप हुआ है। और अभी जैसे घोषणाएं हो रही, एक कैंडिडेट, कमलनाथ जी के पुत्र ने 600 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित करी है, जीतू पटवारी जी की संपत्ति देख लो। तो ऐसे तमाम नेता है जो करोड़ों अरबों के संपत्ति के मालिक है। तो क्या आज वो कांग्रेस के साथ में इस लोकतंत्र के महापर्व में सिर्फ एक कैंडिडेट के रूप में खड़े होना चाहते हैं, या वे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अपना जो विश्वास है वो खो चुके हैं, इसलिए वो अपना धन कांग्रेस के साथ में नहीं लगाना चाहते? तो निश्चित रूप से ये दो चीजें हैं जो कांग्रेस को चुनाव से भी दूर किए और जनता से भी दूर किए हुए। ठीक है जेपी धनोपिया जी, स्मृति ईरानी बोलती है कि हार के डर से भागने की फितरत आपकी हो चुकी है, और उदाहरण के तौर पर वो अमेठी का एग्जाम्पल दे देती है।
देखिए, स्मृति ईरानी जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी हों, ये सब किसी दम्भ पर अपना दम्भ दिखाते हैं। 400 पार फिक्सिंग के साथ। अगर साहस है तो मैं चेतावनी देता हूं आपके माध्यम से आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी कि बैलेट पेपर चुनाव करा के देख लें, दूधा पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं करा पाएंगे भाई। और मेरे जो मित्र इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम हजारों करोड़ रुपया नंबर 2 इकट्ठा किया है। 1100 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना मुख्यालय बनाया है। भोपाल के अंदर 11 मंजिल का कार्यालय बन रहा है जिसपे हेलीकॉप्टर उतरा करेगा। ये पैसा भाई कहां से आया जनता का? कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी। किसी जमाने में 2 सांसद होते थे, आज आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी लूट खसुट हुई है, जनता के सामने है। आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा। ये बात है कि आज हम थोड़े आपको कमजोर दिख रहे हैं, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर कर दी गई भारतीय जनता पार्टी ने। सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अपने पास किया हुआ है। कह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी है वो तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। प्रेम व्यास जी तो कह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी है वो तो करोड़ों संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। इनके सारे अरे इनके बताते नहीं है। आज शिवराज जी बताते नहीं है, या इनके दूसरे लोग विष्णु जो आपके शर्मा जी बताते नहीं है इनकी संपत्ति को अरबों से कम की है क्या? सब बड़े बड़े लोग हैं भाई, ये लोगों की कहने बात है, अचल संपत्ति है। और नकुल नाथ जी आज से नहीं, पैदाइश ही संपन्न है वो। उनका अपना एक व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उनका अपना साम्राज्य है। और जो मेरे भाजपा के मित्र तो कुछ नहीं था, साइकिल में घूमते थे, आज इनोवा में घूमते हैं, छोटे से कमरे में रहते थे या 3 स्टार मकान में रहते हैं। इनकी अपनी चरित्र तो देखिएगा ये क्या हालत है। कभी किसी जमाने में चने खाते थे, आज काजू किशमिश खाते घूम रहे हैं ये लोग। इसलिए ये बताए कहां से पैसा आया, ये बताए जनता गरीब को किसानों ने कैसे लूटा। आज कांग्रेस पार्टी की इनको बात दिख रहे हैं। अरे भूल क्यों जाते हो कि 2 सांसद थे, 2, और वो लोग भी गमछा जेब में रख के घूमते थे, खड़े होते थे बीजेपी में तो डालते थे, वरना घूमते थे हम तो बीजेपी में नहीं है। आज आपको बातें आ रही हैं, वक्त की बात है। परसों परसा परशुराम आज संपन्न हो गए आप लोग, अपनी आई बातें कर रहे हैं। वक्त आएगा हमारा भी, जब वो दिन नहीं रहते ये दिन भी नहीं रहेंगे। आप क्यों चिंता करते हो? अब की बार आएगा जेपी धनोपिया जी, क्या 24 में आपका वक्त आने वाला है? हमें उम्मीद है। अगर आज भी मैं तो कहता हूं ना, अगर बैलेट पेपर चुनाव कराने अभी आ जाएगा, वक्त में आने थोड़ी है। लेकिन जेपी धनोपिया जी एक बात को समझाइएगा, एक बात को समझाइएगा। जब आप कहीं से चुनाव जीत जाते हैं और वो ईवीएम से होता है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वहां की ईवीएम ठीक रही होगी और जहां पर हार जाते हैं वहां की ईवीएम गड़बड़ हो जाती होगी? ऐसा क्यों लगता है? बहुत समझदारी का प्रश्न है आपका ये बहुत समझदारी प्रश्न है। 2-4 जगह छोड़ी जाती हैं आम जनता के आंखों को आईवास करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए साहब यहाँ पे जीत गए, देखिए यहाँ पे जीत गए, ये सब कराया जाता है दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर वो 2-3 जगह छोड़ दी जाती है तो क्या वो जो ईवीएम से आपने चुनाव जीता है वो आप मानते हैं कि वो आपने अपने दम पर ही जीता होगा? सीटें जीते थे जेपी धनोपिया जी 190 सीट जीते थे हम पोस्टल वोट से। ठीक है, ठीक है जेपी धनोपिया जी, एक और बात का जवाब दे दीजिए। जहां पर आप बोल रहे हैं कि 2-3 सीटें छोड़ दी जाती हैं, क्या आप मानते हैं कि वहां पर आप ईवीएम के भरोसे ही चुनाव जीत गए होंगे? वहां पर ईवीएम ठीक होगी ये आप मान रहे हैं? जहां पर आप कह रहे हैं कि 2-3 जगह छोड़ दी जाती हैं। भाई आपसे कह रहा हूं, वहां ईमानदारी से होती है, जहां ईमानदारी से होती है वहां हम जीत जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, जहां ईमानदारी होती है हम जीत जाते हैं, बाकी टारगेट करते हैं ये सीट इतनी जीतता है, इतनी वो करना, बाकी जहां ईमानदारी होती है हम जीतते हैं। विधानसभा में देखिए हमारा प्रत्याशी हारा 50,000 से, 40,000 से, 20,000 से। क्यों भाई? और जीता कितने से? 10,000 से। प्रेम व्यास जी क्यों थोड़ी जगह छोड़ देते हैं? के कारण दम भरते हैं। प्रेम व्यास जी ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्या है समस्या क्या है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती, और राम विमुख का हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल तारण हारा। ये 400 से 40 पे आ गए, ये नहीं बताएंगे। हम 2 थे तब भी राम के साथ थे, और आज 300 है तब भी राम के साथ है। हमने अपना स्टैंड चेंज नहीं करा। वही कांग्रेस अपने कृत्यों से जनता के मध्य में जो अपनी जो इन्होंने अविश्वसनीयता। आप ये क्यों भूल जाते हो? भगवान राम के हम लोग भी भक्त हैं। आपके पास कोई मोनोपोली नहीं है, आपने पेटेंट नहीं करा लिया भगवान राम का। 92 में आपने निकाली थी भगवान राम के नाम पे, ईंटें लेंगे, चांदी की लेंगे, चंदा लेंगे, कहां गया वो पैसा? वो सारे के सारे आप धंधा करते हो भाई, चंदे का धंधा करने वाली पार्टी का नाम। ठीक है जेपी धनोपिया जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा। धंधे का धंधे की बात आप मुझे बताइए। 5,500 करोड़ रुपए की संपत्ति सोनिया जी और राहुल जी, और 2013 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत हुई है। कहां से आई संपत्ति? कौन सा कार्य प्रदर्शित करा? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया भाई? 80 अरब रुपए का बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड कहां से आया आपके पास?
कहां से ले लिए? लोगों को ईडी में अरेस्ट करवाते हो, सीबीआई भेजते हो, गिरफ्तार करवाते हो, चंदा लेते हो और जमानत करवा देते हो। क्या है भाई ये सब? ये क्या है? पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है कि बेईमानी की बहुत दिन ज्यादा चलेगी नहीं। आप देखिएगा जनता का रिएक्शन 2024 में आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहां खड़े हुए हैं। और मैं फिर कहता हूं, अगर साहस है अपने नेताओं को बोलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, फिर परिणाम देखिए। ठीक है, जनता दिखाएगी कि आखिरकार किसके दावों में मजबूती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।